अगर आप प्योर कंटेंट के तरीके से देखोगे कि हाँ नीट का एग्जाम मुश्किल है या यूपीएससी का एग्जाम मुश्किल है, ऑफ कोर्स यूपीएससी का एग्जाम अपने कंटेंट में मुश्किल है। तीनों लेवल पर तीन तरीके की बातें आपसे पूछी, समझी और जानी जाती हैं। कोशिश करना कि हाँ आप कोई गाना सुना रहे हो तो कोई मज़ेदार गाना सुना दो, मीनिंगफुल सुना दो। कोई जोक अगर आप सुना रहे हो तो कोशिश करो कि जोक में थोड़ी हंसी आ जाए और थोड़ा सा उसमें मीनिंग भी हो। तो आप यूपीएससी के एग्जाम में फेक नहीं कर पाएंगे, आप उसके चक्कर में रहे ना। इट्स बेटर टू रिफॉर्म कि आपने इतना कंटेंट पढ़ा और 80 क्वेश्चंस हो गए, और आपने इतना कंटेंट पढ़ा और आपके 100 क्वेश्चंस हो गए। नहीं, तो कंटेंट को लिमिट करिए, कंसिस्टेंसी पर फोकस करिए, मिनिमम स्टडी फॉर्मूला फॉलो करिए। एक्चुअली में आज यूपीएससी की नोटिफिकेशन आने वाली थी, लेकिन उन्होंने नोटिफिकेशन अभी दी नहीं, तो उन्होंने डिले कर दिया। तो कई सारे लोग थोड़ा सा नर्वस होते हैं, घबराते हैं ना, कि जो तैयारी में लगे हुए हैं। यहाँ तो मुझे नहीं लग रहा कि किसी को कोई घबराहट दिख रही है। मतलब किसी को कोई फर्क पड़ नहीं रहा है कि नोटिफिकेशन आए ना आए, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। तो लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो उस नोटिफिकेशन के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, और वो ज़रूरी भी होता है। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। गदर मूवमेंट पर हमारी बातचीत चल रही थी और वहीं से उस टॉपिक को हम लोग शुरू करेंगे, गदर मूवमेंट पर। लेकिन अभी जो 26 में एग्जाम देने वाले हैं और जो 26 में एग्जाम नहीं देने वाले हैं, दोनों ही लोग कुछ बातों को एकदम अच्छे से ध्यान में रखेंगे। जैसे नोटिफिकेशन तो अभी नहीं आई है, जो 26 में देने वाले हैं उनके लिए नोटिफिकेशन जल्दी ही आ जाएगी। और जो नहीं देने वाले हैं, आई फील कि लार्जली जो भी लोग हैं वो 27 का एग्जाम देंगे। 27 में कितने, अच्छा नहीं ये मत बताइए, मुझे बताइए कि कौन 27 में नहीं देने वाला है। एक नहीं नहीं हाँ नहीं देने वाले हैं, 26 वाले भी नहीं देने वाले हैं। ठीक है, 27 में नहीं देने वाले हैं, मतलब 27 के बाद का भी सिनेरियो है ना, ऐसा भी है, पर चलेगा, वो भी चलेगा। तो ज्यादातर लोग 27 में ही देने वाले हैं, आई बिलीव ऐसा ही है ना। 27 के लिए जो भी तैयार कर रहे हैं, 26 के लिए जो तैयार कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। आई होप कि वो अपना सिलेबस कंप्लीट करने के एंड पॉइंट पर होंगे, और आपको मार्च के पहले जो भी है वो क्लोज कर देना है। जो पढ़ लिया वो भी, जो नहीं पढ़ लिया वो भी, मार्च के पहले क्लोज करो। मेंस का पार्ट जो नहीं हुआ है छोड़ दो, ऑप्शनल नहीं हुआ है छोड़ दो। मार्च के पहले एक फोकस करो कि अपना जो भी प्रीलिम्स का पार्ट है आप उसको फिनिश कर लो। जो 27 का एग्जाम देने वाले हैं वो कुछ बातें एकदम स्पेशली जान लें और समझ लें। और वो बात ये है कि यूपीएससी का एग्जाम थोड़ा सा मल्टी डिसिप्लिनरी है, मल्टी डायमेंशनल है। हर एग्जाम का अपना नेचर और कैरेक्टर होता है। आप में से कोई ऐसा है जिसने नीट का एग्जाम दिया हो? एक, दो, तीन, चार, कई सारे लोग हैं ना। पाँच, छः, सात, कई सारे लोगों ने नीट का एग्जाम दिया है। नीट का एग्जाम, कई बार मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर नीट का एग्जाम मुश्किल है यूपीएससी का। ऑफ कोर्स यूपीएससी का एग्जाम मुश्किल है कंपैरिजन टू नीट, लेकिन नीट का एग्जाम भी बहुत मुश्किल है। नीट का एग्जाम मुश्किल आप इस तरीके से नहीं देख पाओगे कि हाँ वो यूपीएससी से मुश्किल है या नहीं है। दोनों एग्जाम एकदम अलग हैं। नीट का एग्जाम बहुत ज्यादा मुश्किल होता है इस पर्सपेक्टिव से कि उसे देने वाला कौन है, क्योंकि नीट का एग्जाम +2 का बच्चा देता है और यूपीएससी का एग्जाम जो ग्रेजुएशन कर लेता है वो देता है। अगर आप प्योर कंटेंट के तरीके से देखोगे कि हाँ नीट का एग्जाम मुश्किल है या यूपीएससी का एग्जाम मुश्किल है, ऑफ कोर्स यूपीएससी का एग्जाम अपने कंटेंट में मुश्किल है। लेकिन जब आप लेवल पे जाओगे, लेवल प्लेइंग फील्ड मेजर करोगे, मतलब एक ट्वेल्थ का बच्चा एक एग्जाम दे रहा है और एक ग्रेजुएट एग्जाम दे रहा है, तो आपको महसूस होगा कि नीट का एग्जाम सच में अपने आप में बड़ा मुश्किल होता है। और नीट के एग्जाम की अपनी एक डिमांड है, मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो आपसे डिमांड करता है। अब आप एक बात और समझो कि जैसे हर एग्जाम की अपनी डिमांड होती है, नीट का जो एग्जाम है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपसे मांग रहा है। आप कैट का, किसी ने कैट का एग्जाम दिया है कभी? एनीवन? नहीं। तो जो कैट का एग्जाम है वो लार्जली आपकी कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग को देखता है और आपकी स्पीड को देखता है कि आप कितनी स्पीड से चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। वही क्लैट का एग्जाम है, क्लैट में भी आपकी कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग और एक्यूरेसी को मेजर किया जाता है। हर एग्जाम का अपना नेचर और कैरेक्टर होता है। मुश्किल की बात यह है कि यूपीएससी में सब देखा जाता है, एवरीथिंग। यूपीएससी में आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, आपकी क्लैरिटी, आपकी एक्यूरेसी, आपकी स्पीड, आपकी कॉम्प्रिहेंशन, सॉल्व करने की कैपेबिलिटी या चीज़ों को कॉम्प्रिहेंसिवली समझने की जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, उन सभी चीज़ों को कलेक्टिवली इसमें देखा जाता है। और यही एक चीज़ है जो इस एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा मुश्किल बना देती है। मतलब तीनों लेवल पर तीन तरीके की बातें आपसे पूछी, समझी और जानी जाती हैं। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अगर आप देखो, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम की एक सबसे खास बात बताता हूँ। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आपको रियल
एडमिनिस्ट्रेटर कैसे बनाता है, कैसे एक एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर अंदर जो सबसे बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए, वो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम आपके अंदर इनकलकेट करता है। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें आपको आंसर करना होता है। उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है, वो सफिशिएंट वहाँ नहीं गिवन होती। कई बार आप जो एनालिसिस करते हैं, उसमें से इन्फेरेंस निकालना होता है। कई बार एक से ज़्यादा सही जवाब होते हैं और आपको मोस्ट एक्यूरेट आंसर पिक करना होता है। मतलब आपको कम डेटा और इन्फॉर्मेशन के साथ उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, और उसे सॉल्व करने के लिए जो जानकारी चाहिए होती है, वो इतनी इनफ वहाँ पर नहीं होती है। इसके अलावा आपको क्वेश्चन मार्क करना ही होता है, कितना छोड़ दोगे? जैसे जब हम पढ़ते हैं, कहते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस बड़े मुश्किल आ जाते हैं कई दफ़ा, तो छोड़ दो, सारे थोड़ी सॉल्व करने हैं। अच्छी बात है, सारे नहीं सॉल्व करने हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि 70 छोड़ के चले आओगे। करना तो पड़ेगा ना। मतलब आपको किसी भी क्वेश्चन को तब भी सॉल्व करना पड़ेगा जब भी कि आप उस क्वेश्चन की आंसर को लेकर श्योर नहीं होंगे। यही सबसे खास बात है। एक एडमिनिस्ट्रेटर को, जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं, तो आपको सबसे सही ऑप्शन पिक करना होता है, क्योंकि सही ऑप्शन तो कुछ होता नहीं है। क्योंकि मैंने आपसे हमेशा कहा कि दुनिया में कोई अच्छा या बुरा होता नहीं है। सब ब्लेंड है, दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है, ग्रे में है। सभी लोग थोड़े अच्छे हैं, थोड़े बुरे हैं, और उसी के हिसाब से डिसीजन भी थोड़ा सही, थोड़ा कम सही होता है। और आपको देखना होता है कौन सबसे अप्रोप्रिएट है, और आपको तब भी डिसीजन लेना पड़ता है जबकि आप अपने डिसीजंस को लेकर श्योर ना हो। ये लाइफ स्किल है। ये कोई एग्जाम की स्किल नहीं है, ये लाइफ स्किल है कि आपको हर पॉइंट ऑफ टाइम पे डिसीजंस तो लेने ही पड़ेंगे, और वो डिसीजंस जब आप लेते हैं, तो आप इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन के साथ और बहुत ज्यादा श्योर ना होते हुए भी डिसीजंस लेते हैं। वही मेंस, जब आप मेंस के एग्जाम में जाते हैं, तो मेंस का एग्जाम लार्जली आपकी कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी को देखता है कि आप कैसे डेटा इंफॉर्मेशन आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, आप कितने तरीके से सोच सकते हैं। आपको हमेशा रिसोर्स कंस्ट्रेन में काम करना होगा। इंडिया कोई डेवलप्ड कंट्री नहीं है, यहाँ पर रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है, और रिसोर्स कंस्ट्रेन में जब आप काम करते हैं, तो आपको जो भी डिसीजन मेकिंग करनी होती है, उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस फॉलो करनी होती हैं। और मेंस का एग्जाम आपको बहुत सारी लिमिटेशंस के साथ आंसर लिखने के लिए कह देता है। इंटरव्यू का अलग गेम है। इंटरव्यू में आपके सामने 5 लोग बिठा दिए जाते हैं, जिनको 45 मिनट्स के लिए आपके हवाले कर दिया जाता है, या आपको उनके हवाले कर दिया जाता है। अब ये पता नहीं होता है कि किसकी इज्जत जाने वाली है। ज़्यादा संभावना होती है कि आपकी इज्जत जाएगी। मुश्किल सवाल नहीं पूछते हैं। कुछ बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं। जैसे कई दफ़ा क्या होता है ना, वो बड़े जॉली मूड में होते हैं। वो कह देते हैं कि उम, कोई जोक सुना दो, कोई गाना सुना दो। जैसे आपने हॉबी में लिख दिया डांस, म्यूज़िक, कई सारे लोग लिखते हैं ऐसा। तो बोल देंगे डांस तो नहीं बोलेंगे करने को, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन गाना सुना दो, वैसा बोल देते हैं। और आपने कहीं फ़ोक सॉन्ग लिख दिया। अगर वो कभी भी आपसे कुछ ऐसा बोल दें, यूटिलाइज़ दैट अपॉर्च्युनिटी। ठीक है? हमेशा उस अपॉर्च्युनिटी को यूज़ करना, सुना देना। एक जोक फटाक से सुना देना, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना इस बात को सोचे कि उसमें कोई फिलॉसफी है कि नहीं है। कोशिश करना कि हाँ, आप कोई गाना सुना रहे हो तो कोई मज़ेदार गाना सुना दो, मीनिंगफुल सुना दो। कोई जोक अगर आप सुना रहे हो तो कोशिश करो कि जोक में थोड़ी हँसी आ जाए और थोड़ा-सा उसमें मीनिंग भी हो। अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया ना, तो आपके 10-20 नंबर का जुगाड़ हो जाता है इंटरव्यू में। सामने वाला खुश हो गया तो 10-20 नंबर तो यूँ भी ज़्यादा दे ही देता है ना? कई बार क्या होता है कि इंटरव्यू लास्ट में पूछ लेता है कि आपको कुछ पूछना है? आप जो है वहाँ पे मिस नहीं करना चाहिए। मतलब कुछ लोग बोलते हैं नहीं, नहीं सर कुछ नहीं पूछना। वो भी अच्छा तरीका है, जान बचाओ निकलो। ऐसे खूंखार लोगों के सामने क्यों ही थोड़ा ज़्यादा फँसना। लेकिन कुछ लोग होते हैं उनके पास रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होती है। तो वो कई बार पूछ लेते हैं। वो पूछ लेते हैं कि सर आप लोगों का अपना लाइफ़ का एक्सपीरियंस है, एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस भी हो सकता है हो, या होगा ही। अब जो वहाँ पे बैठा है थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होता है। तो मतलब आप मुझे कोई एक सजेशन देंगे जिससे मैं और बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर बन पाऊँगा अपने एक्सपीरियंस से? तो बस आप इतना पूछ लो, वो कुछ न कुछ बता देंगे। अब वो कुछ न कुछ बता देंगे, नहीं बता देंगे, उसको सुनना है, नहीं सुनना है, बाद में करना है, नहीं करना है, छोड़ो। आपके 10-20 नंबर का जुगाड़ हो गया। क्योंकि उनको ऐसा लग जाएगा कि हाँ, ये जो पर्सन है, ये नए थॉट्स एक्सेप्ट करता है, खुद को ग्रो करने के लिए एफर्ट करता है, इनपुट्स लेता है। तो ऐसे मौके इंटरव्यू में इस्तेमाल करने चाहिए। रही बात ये है, कुछ लोग बोलते हैं फेक इट अंटिल यू मेक इट, ठीक है? कि आप तब तक अपने आइडियाज़ को फेक करते रहिए जब तक कि आपका काम ना निकल जाए। देखो ऐसा कुछ होता नहीं है। आप यूपीएससी के इंटरव्यू में फेक नहीं कर पाएँगे, कितना देर फेक कर लोगे, ठीक है? कुछ न कुछ तो बाहर आ ही जाएगा आपके सामने। अभी एक बात होता है कि जैसे एक दफ़ा कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि ये जो मास्टर है, ये क्लास में ही ऐसा दिखता है या मतलब रहता है, क्लास के बाहर भी ऐसा होता है? आपको लगता है मैं दिन में 9 घंटे रोज़ फेक कर पाऊँगा?
नहीं पॉसिबल है ना, मैं जो रहूंगा आपको पता चल जाएगा ना, यू विल गेट टू नो। इतनी देर आप नहीं फेक कर सकते, आपका थॉट प्रोसेस, हम केवल उसकी बातें तो करते नहीं है, तो आप यूपीएससी के एग्जाम में फेक नहीं कर पाएंगे, आप उसके चक्कर में रहे ना। इट्स बेटर टू रिफॉर्म, अपने आप को सुधार लें, इंटरव्यू आपका बेहतर होगा, आप वहां पे अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अब जैसे यूपीएससी का एग्जाम थोड़ा वाइड है, वो लोग बोलते हैं एवरीथिंग अंडर सन कैन बी आस्क्ड, अच्छी बात है, एवरीथिंग अंडर सन कैन बी आस्क्ड। अभी तो सोच सोच की बात है ना, सोच की बात यह है कि एवरीथिंग अंडर सन कैन बी आस्क्ड, अच्छी बात है कि एवरीथिंग पूछा जा सकता है, लेकिन अगर वो अंडर द सन है तो दिख रहा है। सबसे पॉजिटिव बात क्या है कि अगर वो अंडर द सन है तो दिख रहा है, अंधेरे में तो नहीं है ना। मतलब यूपीएससी अगर अंडर द सन कुछ भी पूछ सकता है तो उसके पास अपना एक सिलेबस है, और आपको पता होता है कि वो आपसे क्या पूछने वाले हैं और क्या नहीं पूछने वाले हैं। तैयारी में थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है, थोड़ा सा ध्यान से रहना है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक सारी एनसीईआरटीज जो आपसे एक्सपेक्ट की जाती है कि आप कवर करेंगे और आपने कवर कर ली हैं? हाउ मेनी ऑफ यू? एक, दो, तीन। सच में बहुत जरूरी है। सबसे कॉमन मिस्टेक है एनसीईआरटीज को कवर ना करना, उन्हें हल्के में लेना, ये सोचकर चलना कि हाँ एनसीईआरटीज जो हैं वो तो बेसिक किताबें हैं, मास्टर एडवांस पढ़ा देता है तो एनसीईआरटी हो ही जाती हैं। हाँ हो जाती हैं, सच है। लेकिन ये सबसे कॉमन मिस्टेक है जो हम करते हैं, हम एनसीईआरटीज को लगातार नज़रअंदाज करते हैं। सबसे रॉन्ग अप्रोच है, प्लीज़ मत करिएगा। क्वेश्चंस जो आते हैं ना, एनसीईआरटी खाली ये नहीं बताती है कि आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो मतलब आपका बेस स्ट्रॉन्ग करती है, सब फिलोसफी वगैरह ठीक है, बेस स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, एनसीईआरटी आपका बेस स्ट्रॉन्ग करती है, सीधे सीधे सवाल आता है भाई उस किताब से, सीधे सीधे सवाल आता है। एनसीईआरटी अप्रोच बता देती है। अप्रोच बताने का मतलब ये है कि उसमें जो मैप है, उसमें जो ग्राफ है, वहां से सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और अगर आप उस चीज को नजरअंदाज कर दें तो फिर आप उसी एक क्वेश्चन के चक्कर में अपनी स्टडी को बड़ा इन डेप्थ लेकर चले जाएंगे। हाईली रिकमेंडेड है। 26 वालों का तो जो होना था वो हो गया, अब उनका तो ऊपर वाला मालिक है, वो अब उड़ान से काम चलाएं अपना, उड़ान को अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करें। जनवरी जाने वाला है तो मतलब बनता नहीं है। लेकिन जो 27 वाले हैं, प्लीज आप अपनी एनसीईआरटीज कवर करिए एज सुन एज पॉसिबल। जिन भी सब्जेक्ट्स को आप पढ़ चुके हैं आप उनकी एनसीईआरटीज उठा के पढ़िए, आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, चार आपको स्ट्रिक्टली पढ़ना है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी का 6 to 12 पढ़ना है, बाकी 9 to 12 पढ़ना है। कल्चर का आपको एक 11 का पढ़ना होता है। साइंस का आपको 12th की बायोलॉजी पढ़नी है, लास्ट के 4-5 चैप्टर जिसमें इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का पार्ट दिया हुआ है। इतना प्लीज पढ़ लीजिए। एनसीईआरटीज पढ़ लीजिए, गेम कंसिस्टेंसी का है, कॉन्टिन्यूएशन में पढ़ते रहिए, नजरअंदाज मत करिए। ठीक है। करंट अफेयर्स से खुद को ओवरबर्डन मत करिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि आपकी लिमिटेशंस हैं, आप एक लिमिट से ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। आपके पास एक कास्केट है, एक बॉक्स है, उसमें आप एक लिमिट से ज़्यादा चीज़ें नहीं रख सकते, तो ज़बरदस्ती का कचरा उसमें मत भरिएगा, ना तो सब्जेक्ट का और ना ही करंट अफेयर्स का। आपको कई सारे पॉइंट ऑफ टाइम पर ऐसा फील होगा कि आपके टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं वो कम पढ़ा रहे हैं। कई सारे टीचर्स के पास शायद पढ़ाने का वक्त ज़्यादा होता है, या उनके पास पढ़ाने की ऐसी टेक्निक होती है कि वो बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको और कर पाते हैं, वो बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको पढ़ा देते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप एग्जाम को समझते जाएंगे वैसे वैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि आपको उतना कंटेंट नहीं चाहिए, यू डोंट नीड दैट। और मैं कहता हूं कि आपने इतना कंटेंट पढ़ा और 80 क्वेश्चंस हो गए, और आपने इतना कंटेंट पढ़ा और आपके 100 क्वेश्चंस हो गए, नहीं। आप इतना पढ़ के 80 पर कॉन्सेंट्रेट करिए, इतना पढ़ के 100 पर कॉन्सेंट्रेट मत करिए, क्योंकि इतना पढ़ने के चक्कर में आपका इतना वाला भी चला जाएगा और आप दो में से किसी पर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो कंटेंट को लिमिट करिए, कंसिस्टेंसी पर फोकस करिए, मिनिमम स्टडी फॉर्मूला फॉलो करिए। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कभी पढ़ते हैं और कभी नहीं पढ़ते हैं, मुझे पता है सबके साथ होता है। ये मोटिवेशन पार्ट है प्रिपरेशन का, कभी पढ़ाई में मन लगेगा, कभी नहीं लगेगा, कभी आप पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ते हैं। मैं इस चीज़ का एकदम सॉलिड फार्मूला बता रहा हूँ, प्लीज़ इसको फॉलो करिएगा। सॉलिड फार्मूला ये है, एक होता है मिनिमम स्टडी फार्मूला। मिनिमम स्टडी फार्मूला क्या कहता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि दिन में आप कम से कम कितना पढ़ेंगे, ये एकदम फिक्स होना चाहिए। एक ऐसा फॉर्मूला जिसे आप ब्रीच ना करें, और उसमें क्लास के आवर्स इंक्लूड मत करिएगा। आप में से कितने लोग हैं जो 2 क्लासेस लेते हैं? बहुत सारे लोग। कितने हैं जो 3 क्लासेस लेते हैं? कुछ लोग ऑप्शनल भी लेते होंगे ना, तो 3 हो जाती होंगी। ठीक है। कितने हैं जो केवल एक ही क्लास लेते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू जस्ट 1 क्लास? कुछ लोग हैं जो केवल एक क्लास लेते हैं। सबका मिनिमम स्टडी फॉर्मूला अलग अलग होगा। जो लोग केवल एक ही क्लास लेते हैं, जस्ट 1 क्लास, उनका मिनिमम स्टडी फॉर्मूला कम से कम 6 आवर्स का होना चाहिए। आप दिन में 6 घंटे जरूर पढ़ेंगे और इसमें आपकी क्लासेस इंक्लूडेड नहीं है।
क्लास अलग है, वो 6 घंटा एकदम नेट होना चाहिए, आप उससे कम नहीं पढ़ सकते। जो लोग 2 क्लासेस लेते हैं, वो कम से कम 4 घंटे ज़रूर पढ़ेंगे, मिनिमम 4 आवर्स। और ध्यान दीजिएगा ये मिनिमम है, 2 क्लासेस के साथ 4 घंटे की सेल्फ स्टडी, 1 क्लास के साथ 6 घंटे की सेल्फ स्टडी, ये मस्ट है। जो 3 क्लासेस ले रहे हैं, उनके लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप क्या करने वाले हैं, आप खुद डिसाइड करें कि आपका जीवन किस दिशा में जाएगा और कैसे आपकी ज़िंदगी चलेगी। आप उन तीनों क्लासेस को रिवाइज़ कर लीजिए। मैं नोबेल कमिटी से रिकमेंड करूँगा कि वो आपको उसके लिए नोबेल दें, सम के चक्कर में ना पड़ें, ठीक है? तो उसका तो देखिए कुछ नहीं कर सकते। 3 क्लासेस का मेरे पास कोई फ़ॉर्मूला नहीं है। 3 क्लासेस जब हम करते हैं तो हमारा लार्जर फ़ोकस होता है कि हम अपना सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट कर लें और हम बाकी की स्टडी को उसके बाद के लिए पोस्टपोन कर देते हैं, क्योंकि उसके बाद आप कुछ और करने के लिए बचते नहीं हैं, ठीक है? फिर तो ये होता है कि आपने जो पढ़ा है उसे ही रिवाइज़ कर लो, नहीं तो फिर तो कुछ हाथ में आएगा नहीं ना, 3 क्लासेस किया, हाथ में से सब निकल गया। 2 क्लासेस तक ठीक है, करंट अफेयर्स मिला के 4, उसको हम क्लास में काउंट ही नहीं करते। वो डेली ब्रेड है, उसको रोज़ खाना ही पड़ता है ना, वो तो ब्रेकफ़ास्ट है, रोज़ का ब्रेकफ़ास्ट है, वो करना ही है। करंट अफेयर्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, उसको तो मज़े-मज़े में पढ़ते हैं लोग, ठीक है? तो आप ये मान के चलो, अब उसके बाद देखो काम कैसे चलता है। जो 1 क्लास, सिंगल क्लास ले रहे हो, 6 प्लस, आपको 6 घंटे तो पढ़ना था, लेकिन आपने 6 प्लस आज क्या पढ़ा है? 6 प्लस 1, 6 प्लस 2, 6 प्लस 3, मतलब हमेशा फ़ोकस प्लस पर होना चाहिए। 6 तो नॉन ब्रीचेबल है, आप उसको तो ब्रीच ही नहीं कर सकते, उतना तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है। मतलब 1 क्लास के बाद आप 6 घंटे भी नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ कर क्या रहे हैं? और आए काहे के लिए हैं? घर पे रहिए, मज़े करिए, जब मज़े ही करने हैं तो, यहाँ पैसे बर्बाद करके मज़े क्यों कर रहे हैं? ठीक है? तो फिर आप 6 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हैं, देन व्हाई आर यू हियर? छोड़िए इस प्लेस को, निकलिए कहीं और जाइए, कुछ और करिए। कम से कम इतना करिए। उसके बाद 6 प्लस की बात होगी कि आपने प्लस आज कितना किया है और वो 6 क्यों होता है? वो नॉन रीचेबल है। मान लीजिए आपको कोई अर्जेंट काम आ गया, कोई फैमिली मेंबर आ गए, कोई हेल्थ इश्यू हो गया, दिन में कोई अप्स एंड डाउन्स हुए, तो आप 6 घंटे पे रुक सकते हो। 6 घंटा पढ़ के रुक जाओ, कोई बात नहीं है। इससे क्या होगा? गिल्ट नहीं होगा, डिससैटिस्फैक्शन नहीं होगा, डिमोटिवेशन नहीं आएगा और पढ़ाई एकदम स्मूथ चलती रहेगी। तो इस बात को हमेशा से ध्यान में रखिए, कुछ फंडामेंटल मिस्टेक्स मत करिए। एनसीईआरटीज़ कंप्लीट कर लीजिए जल्द से जल्द, जो 27 में देने वाले हैं। रिवीजन को नज़रअंदाज मत करिए, रिवीजन करना सबसे मुश्किल काम है दुनिया का, चाहे कोई कितना भी ज्ञान दे दे, सबसे मुश्किल काम है। हमेशा मन करता है नया पढ़ लें। एक बार जो पढ़ा होता है उसे दोबारा उठा के पढ़ने में बहुत मौत आती है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका कंसोलिडेशन ही डिपेंड करेगा कि आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा। प्रीलिम्स पे ग्रिप बनानी है तो अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करिए, मजबूत बनाइए, अपने फंडामेंटल्स को वर्क करिए उसके ऊपर, एनसीईआरटीज़ कंप्लीट करिए, मिनिमम स्टडी फॉर्मूला फॉलो करिए और कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहिए। यही है तैयारी 27 में बेहतर करने के लिए। तो 27 का अटेम्प्ट बहुत दूर नहीं है। अभी 4-5 महीने, मई आएगा, 4 महीने बचे हैं मई आने में। मई आते ही आपका सेशन शुरू हो जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं 1 साल के पहले हम मान लेते हैं कि ये मेरा साल है अब तैयारी का। अभी तो कुछ लोगों को लग रहा होगा अरे बहुत समय है। अरे बहुत नहीं, 4 महीने का है। 4 महीने के बाद क्या होगा ना, आपका अपना ईयर शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद काउंटडाउन शुरू हो जाता है, कितने दिन बचे हैं, ठीक है? तो फिर वो काउंटडाउन आपका 4 महीने बाद शुरू हो जाएगा। 4 महीने बाद आप कितनी कंफर्टेबल पोजीशन में रहेंगे, ये डिपेंड करेगा कि इन 4 महीनों में आपने क्या किया है। और 4 महीने के बाद आप मेंस लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ये 26 वालों का है। वो डिपेंड करेगा कि इन 4 महीनों में आपने क्या हरकतें करी हैं। अब डूम्सडे है आपके लिए, तैयारी पे लग जाइए। नोटिफिकेशन अभी तो नहीं आई है, लेकिन जल्द ही आ जाएगी। नोटिफिकेशन का इंतजार करिए, जिसको फॉर्म भरना है जल्दी भर देना, नहीं सेंटर नहीं मिलेगा बाद में, ठीक है? तो जो प्रेफर्ड सेंटर है उसे पाने के लिए सबसे पहले अपना फॉर्म भर देना, और फॉर्म भरने में थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज एड ऑन करी गई हैं, तो उन चीज़ों को कॉग्निजेंस में ले लेना। और मैंने जैसे एक बात बताई थी कि फोटो सिमिलर रखना, ठीक है? हीरो मत बनना कि यहाँ पे जो है एकदम जाएँगे, अब आज फॉर्म भरने जाना है, फ़ोटो खिंचवानी है, तो जाके एकदम सैलून में शेविंग वगैरह करवा के आ गए एकदम बढ़िया, फ़ोटो खींच के एकदम हीरो बन के फ़ोटो डाल दी। और उसके बाद जब तैयारी करने लग जाते हैं ना, तो सब ऑटोमैटिकली जंगली बन जाते हैं। और फिर वो एग्ज़ाम के दिन पहले तक वो शेविंग-वेविंग का वक़्त होता नहीं है, और फिर जंगली साधु बाबा बन के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, फ़ोटो मैच नहीं कर रही है। अभी बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन होगा, फ़ोटो मैच नहीं करेगी, एग्ज़ाम हॉल के बाहर भगा दिए जाओगे, फिर वहाँ करोगे झगड़ा, ठीक है? तो बवाल करना नहीं है, वो दिन एकदम सॉलिड होना चाहिए। तो ध्यान से बढ़िया तरीके से, मतलब ये नहीं है कि जंगली बन के ही फ़ोटो खिंचवाओ, ये मतलब है कि थोड़ा ठीक-ठाक कंडीशन में फ़ोटो खिंचवाओ एंड कोशिश करना कि वो चेहरे से मैच करे, ठीक है? लड़कियों के लिए आपको पता है क्या सजेशन है? मेकअप करके नहीं,
बिना मेकअप के फोटो खिंचवाना है, क्योंकि एग्जाम वाले दिन कोई मेकअप करके नहीं जाता। इतनी फुर्सत नहीं होती मेकअप करने की, रिवीजन करके जाते हैं हम, मेकअप करके नहीं। तो एग्जाम देने के लिए जो फोटो खिंचवाते वक्त मेकअप करते हैं वो नहीं करना है, फोटो मैच करनी चाहिए, वो सबसे जरूरी है। ठीक है, तो चलिए फिर, ये तो बातें हो गई एग्जाम के लिए जरूरी होता है, इस बारे में बातें काफी हो गई हैं। हाँ। विश्वास भी 3 क्लासेस कर रहे हैं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ठीक है,